बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज का हमारा लेक्चर नंबर 27 रिलेटेड टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। इसको एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के साथ भी क्लियर कर सकते हैं। ये है क्या, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं आपको। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था और मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स बनाए थे। आज हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर जो ये आइसोटोप्स बनते हैं इनके यूजेस क्या हैं, इनको बनाने का फ़ायदा क्या है, इनको हम एप्लीकेबल कहाँ कर सकते हैं। तो हमारे पास बुक में बहुत सारी एप्लीकेशंस उसने दे दी हैं। इसको हम वन बाय वन करके देखते चले जाएंगे। इसमें बहुत सारे MCQs हैं, उनको आपने ज़हन में रखना है। और ये क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पेपर में आता है, कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको कंप्लीट प्रिपेयर करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट जो है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में दे सकता है वो। सो लेट्स सी। पहला पॉइंट जो वो क्लियर कर रहा है, वो कहते हैं कि जी आइसोटोप्स जो हैं वो रेडियोथेरेपी यानी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। रेडियोथेरेपी जो है वो एक तरह की ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम रेडिएशंस का इस्तेमाल करके कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। रेडिएशन मतलब जिस मशीन से रेडिएशंस दी जा रही होती है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट डाला जाता है जो एक स्पेसिफिक आइसोटोप्स हो सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का कोई स्पेसिफिक आइसोटोप्स होता है जो आप उसके अंदर डालते हैं। सो पहला ट्रीटमेंट, पहला जो एप्लीकेबल पॉइंट है दैट इज़ रेडियोथेरेपी या मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिसिन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन के अंदर जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो कैसे करेंगे जी, वो कहते हैं जी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मेडिसिन के अंदर रेडियोथेरेपी कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास दो किस्म के कैंसर्स हैं, एक स्किन कैंसर होगा और दूसरा इनसाइड द बॉडी कैंसर होगा। दोनों कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए अलग अलग किस्म के आइसोटोप्स इस्तेमाल होंगे। जैसे स्किन कैंसर है, उसको ट्रीट करना है तो फास्फोरस का आइसोटोप 32 इस्तेमाल करना पड़ेगा और स्ट्रोंशियम का आइसोटोप 90 इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनसाइड द बॉडी किसी भी चीज़ का कैंसर है, लाइक लंग्स कैंसर हो गया, किडनी या वट एवर कोई भी, एक वो बॉडी के अंदर है, तो वहाँ उसके लिए आपको जो आइसोटोप यूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ कोबाल्ट 60। पहली बात तो ये हो गई कि आइसोटोप्स को हम इस्तेमाल करते हैं रेडियोथेरेपी यानी मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते हो, जिसमें कैंसर को ट्रीट किया जाता है। अब स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए फास्फोरस 32 इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रोंशियम 90, दोनों जो है वो स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए होंगे। इनसाइड दी बॉडी अगर कोई कैंसर आ गया है तो उसको आप कोबाल्ट 60 के साथ यूज़ करके करोगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम दो मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स जो हैं वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं दो अलग अलग किस्म के कैंसर्स के लिए। जो आपके पास स्किन कैंसर है जिसके लिए आप 32 यूज़ करते हो और स्ट्रोंशियम 90 यूज़ करते हो, वो लेस पेनिट्रेटिंग होता है। दैट इज़ लेस पेनिट्रेटिंग। लेस पेनिट्रेटिंग का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकता, वो सिर्फ आपकी बॉडी की सरफेस के ऊपर ऊपर रहता है। इसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कहलाती हैं बीटा रेडिएशंस। बी माइंडफुल, दैट इज़ योर शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs भी हो सकता है। स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाली रेडिएशन जो है वो बीटा रेडिएशंस होती हैं और वो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं। उसके अंदर कम सलाहियत होती है किसी चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब होने की, ठीक है। लेकिन जो इनसाइड द बॉडी कैंसर के लिए आप ट्रीट कर रहे होते हो वो कोबाल्ट 60 इस्तेमाल होता है। उसके अंदर गैमा रेडिएशंस निकलती हैं एंड गैमा रेडिएशंस हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, वो बहुत अंदर तक जज्ब हो सकती हैं। सो अगर हम स्किन कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा, वो तो स्किन के ऊपर जाएगा ही नहीं, वो तो स्किन से पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा। इसलिए स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए आपने बीटा रेडिएशन यूज़ करनी है जो आपको फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 में मिलेंगी। और इनसाइड द बॉडी कोई भी कैंसर है तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है और बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग गैमा रेडिएशन होती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास आर्कोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कोलॉजिकल आसार कदीमा, ठीक है, एंड जियोलॉजिकल और ज़मीन की स्टडी के लिए। आज आसार कदीमा में जितनी चीज़ें मौजूद है, जैसे आपने बहुत सारी जगह ऐसी पढ़ी होंगी जो हमारे पास बहुत पुरानी पुरानी है, उसमें से बहुत सारी आसार कदीमा की चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा का नाम आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि आइसोटोप्स को इस्तेमाल करके हम आसार कदीमा से मिलने वाली चीज़ों की एज डिटरमिन कर सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है, ठीक है जी। आसार कदीमा की में से यानी आर्कोलॉजिकल सब्सटेंसेस जो हैं उनकी एज को डिटरमिन किया जा सकता है कि ये अगर कोई डेड प्लांट मिला है
तो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने साल पुराना है। अगर कोई डेड बॉडी मिल गई है तो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कितनी सालों पुरानी है। टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसल लाइक डेड प्लांट एंड एनिमल एंड स्टोन। वो कहता है कि कोई भी फॉसल, कोई भी पुरानी चीज़ आपको मिल गई है, चाहे उसमें कोई प्लांट है, एनिमल है या फिर कोई पत्थर है, उसकी एज का पता चलाना आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हुए, ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन है आइसोटोप्स की। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव, या फिर हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। आइसोटोप को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप के फॉसल्स की एज को डिटरमिन करना रेडियो एक्टिव का डेटिंग कहलाता है, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। अब होता क्या है, जो मशीन डिटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है, उसके अंदर आपने क्या डाला हुआ होता है, एक स्पेसिफिक आइसोटोप डाला हुआ होता है। वो आइसोटोप जो है वो उस मशीन के अंदर रखा हुआ आइसोटोप उस एलिमेंट की या उस सब्सटेंस की या उस जो भी चीज़ है, एनिमल है, प्लांट है, कुछ भी है, उसकी एज बता सकता है। यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन हर साल आता है, दैट इज़ कार्बन डेटिंग, कि कार्बन डेटिंग क्या है। उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट by measuring the radioactivities of carbon 14 in them is called radiocarbon dating या फिर simple carbon dating। मतलब कार्बन डेटिंग का मतलब ये है कि कार्बन का आइसोटोप 14 इस्तेमाल करते हुए we can determine the age of those substances which have already carbon। और इस कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर कार्बन ना हो, तो हम ज़्यादातर चीज़ों की एज कार्बन 14 इस्तेमाल करते हुए डिटरमिन कर सकते हैं। इसलिए उसने लिखा कि ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, यानी पुरानी वो चीज़ें जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो, उनकी उम्र का पता चलाना ही उसकी एज के बारे में बताने के लिए हमें कार्बन 14 यूज़ करना पड़ेगा। और इस मेथड को कहते हैं कार्बन डेटिंग, या सिंपल कार्बन डेटिंग के नाम से भी आ सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में रेडियो कार्बन डेटिंग। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास ट्रेसेस ऑफ डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्रेसेस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन का मतलब ये, ट्रेस कहते हैं किसी भी चीज़ को, द लार्ज ट्रेसेस इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर अब कोई भी चीज़ डाल दो जो किसी दूसरी चीज़ को ट्रेस करके ले आए, जैसे ट्रैकर होते हैं, ट्रेसर्स होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आइसोटोप्स एज अ ट्रेसर भी काम करते हैं, किसी चीज़ को ट्रेस करना है, किसी चीज़ का पता चलाना है, तो इसके लिए भी हम आइसोटोप से इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन के अंदर। यानी पूरा आइसोटोप नहीं, थोड़ी सी अमाउंट उसकी डाल दो, जो चीज़ आपने मालूम करनी है मेडिसिन के तौर पर हम उसको लेना शुरू कर देंगे, और होगा क्या कि वो चीज़ जो है वो ट्रेस हो जाएगी। ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। बॉडी के अंदर किस जगह पर ट्यूमर मौजूद है ये उसको ट्रेस करके दे देते हैं। ठीक है, ये भी रेडिएशन के तौर पे होता है। खुदा ना खास्ता जैसे आपने सिटी स्कैन का नाम सुना हुआ है, तो वो क्या है, रेडिएशन ही तो है, जिसके अंदर आप एक दफ़ा किसी भी बॉडी को डालते हो तो वो रेडिएट होके उसके अंदर से रेडिएशंस गुजरती हैं और वो एक एक्सरे की सूरत में हमें चीज़ दे देती। तो वो जो रेडिएशंस आ रही होती हैं वो स्पेसिफिक टाइप के आइसोटोप्स की ही तो रेडिएशंस हैं, तो वो डायग्नोज करके दे देता है कि बॉडी के किस हिस्से में कैंसर है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर भी एक कैंसर की टाइप है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी आइसोटोप ऑफ आयोडीन 130 यूज फॉर ग्वाइटर। आइसोटोप कौन सा, आयोडीन का आइसोटोप 130, इसको इस्तेमाल किया जाता है ग्वाइटर को ट्रेस करने के लिए। ग्वाइटर क्या बीमारी होती है, ग्वाइटर कहते हैं गिल्लड़ को। अब ये गिल्लड़ या ग्वाइटर कैसी बीमारी है जिसमें गला जो है वो स्वेल हो जाता है, बड़ा फूलना शुरू हो जाता है गला। ये थायराइड ग्लैंड की एक बीमारी है। थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, हमारे गले के अंदर जो हैं वो एक स्पेसिफिक ग्लैंड होते हैं जिनकी सिक्रीशन ज़्यादा या कम होने की वजह से ग्वाइटर हो जाता है। तो आइसोटोप 131 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसका, आयोडीन का। आयोडीन का आइसोटोप 131 को इस्तेमाल किया जाता है ग्वाइटर की ट्रीटमेंट के लिए, जो कि थायराइड की बीमारी है। थायराइड की गले की बीमारी है, जब आप बायो में इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये इसमें मौजूद है। इसी तरह से कहता है टेक्नीशियम टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। टेक्नीशियम एक और एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में मौजूद, वो इस्तेमाल किया जाता है बोन की ग्रोथ मेजर करने के लिए।
बोन की ग्रोथ मतलब ये कि आपकी बॉडी में किस जगह पर बोन की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है, कहाँ बिल्कुल हो ही नहीं रही। ठीक है जी। सो पॉइंट नंबर 2 था हमारे पास ट्रेसर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हम ट्यूमर को ट्रेस कर सकते हैं, गोआइटर की ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके साथ साथ बोन ग्रोथ को क्लियर किया जा सकता है। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 आर्कोलॉजिकल वाला था, वो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4 केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। कहते हैं जी आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का पता चला सकते हैं कि ये रिएक्शन किस तरफ हो रहा है और किस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक में उसने इसको बड़ा अच्छा क्लियर किया। वो कहता है जी कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हम फोटोसिंथेसिस के पाथवे का पता चला सकते हैं। क्या मतलब हुआ जी फोटोसिंथेसिस के पाथवे का पता चलाना? मतलब ये बुक से इसको एक दफ़ा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यानी प्लांट के किस हिस्से में फोटोसिंथेसिस हो रही है हमें कैसे पता चलेगा? ये देखें जी, हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है, द रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन to follow a radioactive element during the reaction and ultimate to determine the structure. For example, carbon 14 is used to label carbon dioxide, as carbon dioxide is used by the plant for photosynthesis to form glucose. Its movement is detected through the various intermediate steps up the glucose. यानी उसके कहने का मतलब ये है कि हम कार्बन 14 इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस का पता चला सकते हैं कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस किस हिस्से में हो रही है और किस तरह से हो रही है। ठीक है, इसके लिए उसने कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र किया है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन इस्तेमाल करेंगे हम, वो कार्बन 14 वाली होगी। ठीक है, सिंपल सा है। वी कैन डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एंड वी कैन डिटेक्ट द पाथ ऑफ एनी रिएक्शन। हम किसी भी रिएक्शन का पाथ, रास्ता बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन कैसे हो रहा है और किस तरफ हो रहा है। उसके लिए भी हम मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो आइसोटोप उसने बताया दैट इज़ कार्बन 14 इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाउ द पॉइंट नंबर 5 दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बहुत आता है और बहुत ही ज़्यादा आता है। पावर जनरेशन के तौर पर इस्तेमाल करना है, इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट इन अ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। वो कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा आप कह सकते हो रिएक्शन है, एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होगा। उसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर फिशन होता है। न्यूक्लियर फिशन के रिजल्ट में जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है जी? इलेक्ट्रिसिटी। फिर से देख लें, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्ड नया नहीं है, आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। उसके रिजल्ट में एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी से क्या बनाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा है, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 235 इज ब्रोकन विद slow moving neutron. The uranium nucleus break up to produce barium and krypton 94 and 3 न्यूट्रॉन्स। वो कहता है यूरेनियम 235 ले लिया जाता है, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल दिया जाता है। इसके अंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले न्यूट्रॉन्स रेडिएशन की सूरत में डाले जाते हैं। ये यूरेनियम 235 क्या है? आइसोटोप ही तो है यूरेनियम का। इसके ऊपर हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या डाले? न्यूट्रॉन्स। जैसे न्यूट्रॉन इसके ऊपर लगेंगे ये टूट जाएगा, टूट कर कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम एक एलिमेंट है उसमें और क्रिप्टॉन में, और साथ इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और एनर्जी निकलेगी। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है ना, ये एमसीक्यूज है। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ यूरेनियम इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब यूरेनियम टूटता है तो उसमें से कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? रिएक्शन को अगेन बता रही हूँ। यूरेनियम का आइसोटोप लेकर
उसके अंदर हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन डाले, यूरेनियम का आइसोटोप टूट गया, कन्वर्ट हो गया बेरियम में, और उसके साथ साथ क्रिप्टॉन में 3 न्यूट्रॉन्स निकले और ढेर सारी एनर्जी निकली। वो जो काफ़ी सारी एनर्जी निकली है वो कहता है विच इज़ रिलीज टू इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में से जो ढेर सारी एनर्जी निकली विच इज़ यूज टू ड्राइव द टर्बाइंस, वो हम टर्बाइंस चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करती है वो एनर्जी पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेगी, स्टीम जो है वो टर्बाइंस को चलाएगी या बॉयलर्स को चलाएगी, जिससे क्या पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। स्टीम देन ड्राइव द टर्बाइंस टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है यूजफुल फॉर्म ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। वो कहते हैं ये जो एनर्जी जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी क्यों कहला रही है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर से निकल रही है। हमने क्या किया, आइसोटोप के न्यूक्लियस को तोड़ दिया। तो कहते हैं ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है या एटॉमिक एनर्जी है, इसको यूजफुल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूजफुल पर्पस कौन सा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? ठीक है जी, इंतहाई आसान है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। पहले पॉइंट में आपने इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, दूसरे पॉइंट में आपने इसको ट्रेसर्स के तौर पर यूज़ किया, थर्ड पॉइंट में आपने आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस के लिए इस्तेमाल किया, यानी आसार कदीमा में मौजूद चीज़ों की एज डिटरमिन करने के लिए। फोर्थ पॉइंट में आपने इसको केमिकल रिएक्शन का पाथवे बताने के लिए और स्ट्रक्चर बताने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। द फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने पावर जनरेशन बताई। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके MCQs भी आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस तो वो कोई भी इसमें से उठा सकता है, लेकिन मेजर शॉर्ट क्वेश्चन जो अब तक पेपर में आ रहे हैं वो कार्बन डेटिंग के हवाले से और पावर जनरेशन के हवाले से वो पूछ रहे हैं। ठीक है जी, 9th क्लास बड़े ध्यान से इसको आपने प्रिपेयर करना है। और ये सारे यूजेस ऑफ आइसोटोप आपको होम टास्क भी है, इनको आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, आपने ये पूरे के पूरे टास्क, ये जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं, इनको आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है। लेकिन जो पॉइंट नंबर 3 है, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिख लेना है, व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग, और पॉइंट नंबर 5 के ऊपर लिखना है हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग आइसोटोप, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग आइसोटोप्स। क्लियर? ओके जी, गुड लक एंड थैंक यू।